हेलो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी हो जिस टाइम में देख रहे हो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ नहीं मतलब एक या दो ही नहीं, बोला था कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं प्रीलिम्स का, बीपीएससी का, वो थोड़ा बता दीजिए। तो देखता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब जो 69 का जो पेपर है जो मैंने दिया था, वो मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। मेरे स्कोर ठीक ठाक ही थे, पास कर गया होगा तो ठीक ही ठाक होगा। तो मैं बताता हूँ कि 69 का पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। और सेम टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी कर लो इसे, या प्रेजेंस ऑफ माइंड जो भी होता है, इस हिसाब से अप्लाई कर लेना एग्जाम हॉल में। क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि नॉलेज तो हमेशा पैरामाउंट है किसी भी एग्जाम में। नॉलेज तो फर्स्ट ही रहेगा, उसके ऊपर एग्जाम हॉल में तुम्हारा पीस, तुम्हारा कामनेस और तुम्हारा लक बहुत काम करता है। लक इसलिए काम करता है क्योंकि जो सबको आते हैं, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो सबको आते हैं। मीडियम में जो हम तुक्के लेंगे ना, जो हम चांसेस लेते हैं, वो अगर तुम्हारा 50 to 70% सही हो गया ना, यू विल सेव थ्रू द प्रीलिम्स पेपर। तो यही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कामनेस, लक, पीस दिमाग में एग्जाम हॉल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये पूरा पेपर है, मैंने हर पेपर में जैसे यहाँ पे सोर्स लिख दिया था। इजी है या टफ, इजी था या मीडियम था, या किस सेक्शन से था, वो सब लिखा हुआ है। बाद में देख लेना। और लास्ट में कुछ एनालिसिस भी किया इस पेपर, इसी पेपर का। तो मैं लास्ट पेज पे जाऊं तो, सॉरी, अगर मैं लास्ट पेज पे जाऊं तो कुछ एनालिसिस किया था मैंने कि सोर्सेस क्या हो सकते ओवरऑल। 80 क्वेश्चन मीडियम थे, उसमें कितना एक्यूरेसी चाहिए हमें, मीडियम कितने थे, क्विक कट ऑफ तो भाई 90 ही जाता है जनरल का। तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लो अपना दिमाग और अटेम्प्ट जो भी है। तो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन साइंस एंड टेक का था, बहुत इजी। 5G का एप्लीकेशन पूछा था, सबको पता है, सब जगह यूज हो सकता है, आंसर खटाक से डी हो जाता है। ठीक है, कोई बहुत इजी क्वेश्चन था, उसलिए कोई ज्यादा सोचना नहीं है। अब ये देखो, ये आया मैच द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्या है, अब ये देखो तुम्हें कौन सा पता है। जैसे अर्थिमिस सब उस टाइम करंट में था, सबको पता था कुछ मून से रिलेट होगा, तो दो देखो इसमें मून कहाँ है, तो आया मून यहाँ पे। मून यहाँ मैच किया। फिर जो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तो पता चलेगा C4। बट C4 तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बस इसमें नहीं है, तो इसको उसी टाइम कट कर दो कि इस ऑप्शन को मुझे सोचना ही नहीं है। अब C4 लेकिन तब भी तीन ऑप्शन बचे। अब ये इजी इसलिए था क्योंकि पता इसलिए चलता है क्योंकि J से जुपिटर होता है, V से वीनस होता है। तो तुम B1 ढूंढो, C4 B1 कहाँ है, तो C4 B1 यहाँ यहाँ बचते हैं। ये ऑप्शन भी कट आउट हो जाएगा, बचा ये दोनों। और फिर V से वीनस होता है, तो D3 कहाँ है, D3 यहाँ है। टिकट, मूव इट। इसलिए मैं इजी बोल रहा हूँ, इसको इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं भी पता है ये सब, तो तुम ऑप्शन देख करके एक गेस ले सकते हो, और वो तुम्हें अगर डायरेक्ट आंसर, सिंपल आंसर तक पहुंचा दे रहा है, तो उसे मैं इजी मानता हूँ। ये भी, ये एनसीईआरटी में गिवन है, हम लोग सेवेंथ में या एट में हम लोग पढ़े थे। ये कॉयर जो होता है, सी से कोकोनट, मतलब ऐसा कुछ लिंक नहीं था, मतलब कॉयर मुझे पता था, बहुतों को पता था जो पढ़ते हैं, कि कॉयर कोकोनट को कहते हैं। तो बी वन कहाँ है वो ढूंढना था हमें। तो B1 यहाँ था, B1 यहाँ था। या ऑलरेडी एक 50-50 पे हम लोग आ चुके हैं। ये दोनों ऑप्शन पे मुझे सोचना ही नहीं है। अब देखो A2 है या 4 है, ये पता था कॉटन लिनन होता है, वो प्लांट से बनता है, फ्लैक्स प्लांट से, ये भी सेवेंथ के एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये डायरेक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसमें ये भी इजी क्वेश्चन है, और उस हिसाब से A2 जहां पे आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये काम करते रहना, जैसे जैसे सॉल्व करते हो, तो जो ऑप्शन नहीं होगा उसको उसी टाइम कट कर देना, क्योंकि वो क्योंकि बाद में उस ऑप्शन में सोचना ना पड़े। अब ये देखो, ये टफ क्वेश्चन है। अब ये टफ क्वेश्चन मैं इसलिए बोलता हूँ, भले साइंस एंड टेक्स से था, लेकिन ये किसी भी जो हम लोग नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं, जो पांच छह बुक जो लास्ट में बताऊंगा वो पढ़ते हैं, उसमें मेंशन नहीं है, उसलिए ये टफ हुआ। तो बेटर होता है इस क्वेश्चन को छोड़ देना या फिर बाद में देखना। तो उस टाइम वहां पे पेपर में लिख दो टफ, लीव जो भी मन करे वहां पे लिख दो, छोड़ दो। बाद में क्वेश्चन पेपर को जब 2 या 3 बार एग्जाम हॉल में पढ़ना ट्राई करने का, उल्टा बोल दिया, छोड़ दिया, तो उसके बाद ही बनेगा। अब आओ, अब ये आओ,
अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज 11th में, तो 11th 12th में बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, और ये सबको पता है। कोबरा सबको पता है लैंग्वेज है, पाइथन सबको पता है लैंग्वेज, जावा सबको पता है। तो इस हिसाब से आंसर 1 to 4 होना चाहिए। मुझे स्कूल एग्जाम हॉल में नहीं पता था, तो मैं देखूंगा 1 to 4 कहाँ कहाँ है। तो 1 to 4 तो ऐसा है नहीं, 1 और 2 यहाँ है, 1 और 2 यहाँ है, मतलब ये तो नहीं होगा। लेकिन 1 to 4 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब आंसर ऑल ऑल ऑफ द अबव पे पॉइंट आउट करा। मे बी स्क्रोल भी लैंग्वेज हो सकता है, और भी लैंग्वेजेस होते हैं, स्क्रोल भी एक लैंग्वेज होगा। तो ऐसे करके मैंने इसे सॉल्व किया था। अब ये जीपीटी का फुल फॉर्म सबको पता है क्या होता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, टिकट और आगे भागो। अब ये आया टंग। टंग का पूछा है कि कौन सा टेस्ट, नहीं ये नॉट वाला क्वेश्चन है। अच्छा, बीपीएससी में नॉट वाले बहुत पूछे थे, तो बहुत को गलती हुए थे ये, तो ध्यान देना। तो अब ये पीवाईक्यू भी है, 66 में पूछा, 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे ये पता था कि टेस्ट, तो मैंने देखा ये नॉट है टेस्ट, तो मैंने देखा क्या कि पंजेंट, पंजेंट इज नॉट ए टेस्ट, पंजेंट इज स्मेल, पंजेंट इज स्मेल है। तो वो होता है ना, हम लोग वो हाइड्रोजन सल्फाइड रोटेन एक से पंजेंट स्मेल आता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, घटना चक्र वगैरह सब में भी। तो ये स्मेल हुआ, तो मैंने नॉट मतलब 7 होना चाहिए आंसर में। तो 7 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसको काट दो, इसको काट दो। अब बचा 2, 5 और 4 में, देखो क्या है। तो मैं 66 का वीआईक्यू सॉल्व करते तो ये पता होता है कि बीटर टेस्ट है, टेस्ट बर्ड आता है वो, शायद टंग के, जो टंग है हमारा उसके लास्ट पोर्शन में बीटर होता है। तो पीवाईक्यू से सॉल्व मुझे पता था, तो ये मतलब ये सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। तो पीवाईक्यू का रोल समझो, आगे भी क्वेश्चन में पता चलेगा, हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा पीवाईक्यू का रोल है, रटना ही है। अब ये भी आया घटना चक्र साइंस है। अब ये डिजीजेस है। अब इसमें मैं क्या देखता हूं ना, कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई 2 स्टेटमेंट पक्का एक्सचेंज होंगे। अब यहाँ देखो, जैसे मुझे ये पता था कि इंसोम्निया, मुझे एक ही पता था, इसमें नाम ही बस एक का सुना था, जो मुझे पता था। तो इंसोम्निया मुझे पता था स्लीपर ये होगा। तो मैं देखूंगा 2 कहाँ कहाँ है। 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, और 2 ऑटोमेटिकली ऑल द वे पे आएगा ही। लेकिन मुझे ये क्या बोलूं, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब गलत हो गया, गलत ये मतलब इंसोम्निया, मतलब ये 2 गलत है, मतलब 2 यहाँ भी गलत है, 2 यहाँ भी गलत है, 2 यहाँ भी गलत है। जस्ट ये कर दो, मतलब इंसोम्निया और ये दोनों एक्सचेंज स्टेटमेंट है, और ये दोनों सही जगह पे। तो एक्सचेंज स्टेटमेंट का दिमाग लगा सकते हो, या एक पता है तो अगर ऑप्शन वैसा हो जिससे एक ही एलिमिनेट करके ऑप्शन आ जाए, तो आगे बढ़ो। ये मीडिया जो भी है ऐसे होता है। और ये पल्सर, ये टफ है, ये टफ इसलिए क्योंकि बहुत ही क्लोज स्टेटमेंट है। पीटी 365 में डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन वहां भी कंफ्यूजन ये कि, और ये 2-3 बार मैंने 2-3 प्रीलिम्स में पल्सर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, मेरा ये हमेशा गलत हुआ है। मैं ये लगा करके आता था, लेकिन इसका आंसर ये था। तो ये पीटी 365 साइंस का कोशिश करना, पढ़ लेना। एक सोर्स है, पीटी 365 साइंस, रीजन है ये इसका, कोशिश करना, पढ़ लेना। उसमें से उसका स्पेस वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे भी अगर तो क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये लैब ग्रोन डायमंड था, उस टाइम से बजट से आया था। ये बजट से ये बजट से क्वेश्चन आया था, बजट में इसलिए था, लैब ग्रोन डायमंड पूछा था। अब ये पता था कि कार्बन से बनता है। अब कार्बन से बनने वाला मुझे यहाँ पे ग्रेफाइट ही दिखा, वैसे मैंने क्वेश्चन एग्जाम हॉल में लीव कर दिया था, छोड़ दिया था। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कार्बन से बनता है, तो ये भी साइंस एंड टेक से था, और करंट से था, और पीटी 365 ने से कवर किया था। वहां पे कार्बन लिखा था, और यहाँ पे कार्बन से ग्रेफाइट वैसा सोचा जा सकता था, इसलिए इजी था, बहुतों को पता था ग्रेफाइट। ये घटना चक्र में क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनता है, वो केवलार से बनता है, एवरीवन नोस। तो जो डायरेक्टली लिखा हुआ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन टफ था। ये क्वेश्चन टफ इसलिए था, ऐसे मेरा ये तुक्का सही लग गया था, मैंने ओनली वन पे लगाया था। क्या कहाँ गया ये, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव करके, हाँ यही लगाया था। तो लेकिन वहां पे बहुत लोगों ने सोचा कि सभी आंसर होंगे, आज पता नहीं क्या होगा। बीपीएससी ने लास्ट में ये मांगा था, तो ये क्वेश्चन टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना बेहतर है। लीव दिस क्वेश्चन, छोड़ देना बेटर इसलिए क्योंकि अच्छा, क्योंकि देखो छोड़ना इसलिए क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो सब करेंगे। सब मतलब इनको पास करना है, जो पास करेंगे वो 100% उसको सही करेंगे और पास कर जाएंगे।
और जो ये टफ क्वेश्चन है, अगर उसमें तुम झूठ मूठ का निगेटिव स्कोर किए, तुम्हारा लॉस है। तो जो टफ क्वेश्चन आ रहा है, जो किसी भी सोर्सेस में लिखा नहीं है, जो हम लोग पढ़ते नॉर्मली, अगर वहां नहीं लिखा हुआ है तो उसको मत पढ़ा, उसको मत सॉल्व करना, कोशिश करना नहीं सॉल्व करो। ये अब जैसे ये देखो, ये टेस्ला का कुछ क्या नाम है, इलॉन मस्क कुछ बनाते रहता है। तो ये किसी भी करंट अफेयर्स के सोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जो वो विजन का सोर्स हुआ, परफेक्शन का सोर्स हुआ, एरिटेरिया, वहां कवर्ड नहीं था। ये जो हम लोग इन शॉर्ट्स देखते हैं या गूगल न्यूज जो आते रहता होगा तुम्हारा क्रोम खोलते ही, उसमें आया था। ये मुझे ऑप्टिमस पता था, बट तभी मैंने टिक नहीं किया। आई डिडंट टिक, क्योंकि डाउट था, क्योंकि क्या पता उसका मन करे सोफिया कर दे अगले दिन उठ के, जो भी है। तो इसका आंसर ऐसे ऑप्टिमस था। तो जो इन शॉर्ट्स या रेगुलर न्यूज आते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो ऐसे यूपीएससी ने उस टाइम पूछा था। तो इस पे ध्यान देना कि जनरल अवेयरनेस जो मैगजीन में नहीं भी लिखा है, वहां के करंट अफेयर्स आगे दिखाता हूँ और कैसे कैसे आता है। जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये इसलिए क्यों आया था, ये मूवी का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अवार्ड्स मिल रहे थे उस टाइम। ओपेनहाइमर जो आया था, ओपेनहाइमर मूवी 2-3 महीने पहले ही आया था। उससे क्वेश्चन निकाल के दे दिया बीपीएससी ने। अब सबको पता है कुछ न्यूक्लियर, मैं ढूंढा इसमें न्यूक्लियर कहाँ है, तो न्यूक्लियर यहाँ दिखा और जस्ट टिक और करके आगे बढ़ गया। अब ये देखो, अब ये भी इजी है। कुछ कनकेव मिरर से पूछा है कि सेम साइज कब बनता है। अब हमें पता है सेम साइज तभी बनता है जब कर्वेचर पे होता है। यहाँ रख दो, वो बन जाएगा। सॉरी, यहाँ बनेगा, कर्वेचर पे ही बनेगा, ऐसे कुछ करके। तो इसका आंसर ये है, आगे बढ़ो। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता है, वो सोलर सेल से रिलेटेड है। सोलर सेल से रिलेटेड है तो कुछ कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ढूंढो और आंसर बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। हाँ, इसमें किसी को, जैसे मुझे एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हुआ था, एक ये ऑप्शन पे और स्टोर लाइट एनर्जी पे कंफ्यूजन हुआ था, बट तभी फर्स्ट इंस्टिंक्ट, तो यहाँ पे रोल आता है फर्स्ट इंस्टिंक्ट का। तुम्हें जो सबसे पहले दो में कंफ्यूजन होता है, लेकिन तुम्हें लगा था कि ये सही है, तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो। फर्स्ट इंस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले लगे। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी में लिखा लिखा हुआ है, कुंडू सर पढ़ाते थे ना। मोलैरिटी, मोलैलिटी, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट जो भी है। तो अगर डेफिनेशन पर हो गए, तो ये क्लियरली लिखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ ऐसा था, सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन, ऐसे कुछ था। तो मुझे याद था, तो मैंने ये टिक किया था। और एनसीईआरटी बहुत काम आ रहा था 69th में। एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, रटा हुआ, जो भी करो। अब ये क्वेश्चन है कोविड-19 वैक्सीन से। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हुए थे, जैसे कि कोविड वैक्सीन जो बने उसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो ये पता था कि रियल वायरस आता नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि रियल कोविड डाल के कुछ उसको चेंज करते, कुछ मॉडिफाई करते हैं। तो ये मुझे एलिमिनेट करना था। और इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, तो ये पता था डायरेक्ट एंटीबॉडीज कुछ इंजेक्शन लगने के बाद बॉडी प्रोड्यूस करता है, तो डायरेक्टली एंटीबॉडीज नहीं आती है, तो ये एलिमिनेट हुआ। अब ये हार्मलेस और ये लाइफ एटेन्यूएटेड, बहुत सिमिलर मीनिंग लग रहा है यहाँ पे। तभी, लेकिन क्योंकि बुक्स में हमेशा लाइफ एटेन्यूएटेड ही पढ़ते थे, हार्मलेस कभी पढ़ते नहीं थे, तो ये एक क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म था। इसके साथ आगे बढ़ा, बीपीएससी ने भी आंसर इसको यही रखा। बीपीएससी क्वेश्चन में ये दिक्कत होता है कि दो आंसर लगते हैं, फिर बीपीएससी बिकम्स द मास्टर इसको क्या आंसर रखना है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, जहां इम्प्योरिटी है वो, इम्प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर है, और जो इम्प्योर वाटर है गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर पूछा है तो यहाँ इम्प्योरिटी है, यहाँ इम्प्योरिटी, यहाँ इम्प्योरिटी, यहाँ इम्प्योरिटी, मतलब आंसर हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स सबको पता है, इजी है, कुछ सोचना नहीं है। अब यहाँ पे अगर फ्री फॉल हो रहा है, ये फ्री फॉल का क्वेश्चन था। फ्री फॉल का क्वेश्चन है, अब सबको पता है अगर फ्री फॉल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, गिरेगा, दोनों सेम टाइम पे गिरेगा। दोनों का सेम टाइम गिरने के लिए एक्सिलरेशन सेम होना चाहिए और वेलोसिटी सेम होना चाहिए एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी दिखाई, बट यहाँ पे हैव डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है, ये गलत हो गया। हैव सेम वेलोसिटी, ये सही है, ये टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी या घटना चक्र में कवर्ड है, साइंस वाला जो भी क्वेश्चन है। अब ये वेक्टर वैक्सीन है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन जो ऊपर पूछा था, लाइफ एटोनेटेड, लगभग सिंपल सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। वेक्टर वैक्सीन कैसे वर्क करता है, तो वेक्टर वैक्सीन मुझे ये पता था कि जैसे ये जो भी वेक्टर होता है उसके अंदर ये कुछ डाल दो तुम मॉडिफाई करके, और इसको इंजेक्ट किया जाता है। ये रीजन के मैगजीन में, PD 365 में ये भी पढ़ा था मैंने, विथ इमेजेस वगैरह।
तो ये पता था कि मॉडिफाइड वर्जन में ढूंढ रहा था कहाँ पे कुछ चेंज वर्जन मॉडिफाइड वर्जन। ये भी लग रहा था कि ये भी हो सकता है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत था। तो बाद में मॉडिफाइड वर्जन फिर से टेक्निकल टर्म जो एग्जैक्टली बुक में मेंशन होता है वहां पे टिक देखा और यहाँ पे टिक किया और आगे बढ़ गए। अभी एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, न्यू क्रस्ट कैसे बनता है सी फॉर स्प्रेडिंग से, डायरेक्ट लाइन, उसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा कुछ भी। पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। एनसीईआरटी में 11th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ो के डायरेक्ट स्टेटमेंट है, वहां का उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है और बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट किया है इसमें। एमआरएनए का फुल फॉर्म पूछा है, रबानी सर हमें सब बताते थे, तुम लोग भी पता ही होगा सबको। एसी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, अब कॉइल से तो प्रोड्यूस होता नहीं है, ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज अप करता है वोल्टेज डाउन करता है। डायनेमो पता है, डायनेमो टरबाइन को रोटेट करना होता है तो डायनेमो से बन जाएगा। अब करंट डेंसिटी इज अ स्केलर वेक्टर, डायमेंशन लिस्ट तो नहीं था इतना मुझे पता था। अब स्केलर होगा या वेक्टर होगा, लग तो रहा है स्केलर होगा लेकिन आंसर था वेक्टर। मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था, 50-50 पे चांस नहीं लेना चाहता था क्योंकि क्वेश्चन इजी था। इजी क्वेश्चन था, द मीडियम लेवल पे ही था, लेकिन जिसको पता को वो सही कर देगा, गलत वाले को नेगेटिव मिल जाएगा फ्री का। तो लेकिन ऐसे ये सोर्स ये है तुम्हारा घटना चक्र का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये मेंशन है, घटना चक्र का सबसे पहला क्वेश्चन डायमेंशन वाला है, अच्छे से पढ़ लेना काम आएगा। अब ये क्वेश्चन टफ है, अब ये कुछ मेडिकल केमिस्ट्री से पूछ लिया था कि अभी जिसने फार्मा किया उसको पता होगा। ये टफ क्वेश्चन है, कहीं मेंशन नहीं है, नो वेयर मेंशन है, लीव इट आगे बढ़ो। ये टफ क्वेश्चन है कि रिएक्शन रेट को फास्ट स्लो कौन करता है, हम तो पता है फास्ट कौन करता है, फास्ट कैटलिस्ट फास्ट करता है लेकिन स्लो कौन करता है। हर जगह कैटलिस्ट है, हर जगह कैटलिस्ट है, हर जगह कैटलिस्ट है, लेकिन इसका आंसर कुछ ये इसी में से था। तो नन ऑफ द अबव मार के गलती नहीं कर सकते उसमें, तो लीव कर दो क्योंकि कहीं लिखा नहीं है, अगर जो गलत अटेम्प्ट करेगा ना तो गलत ही करेगा, फायदा नहीं है। ये अब आ गया बायोलॉजी, इनपुट आउटपुट कहाँ नर्व मीट करता है सबको पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भाई, या तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर जो ब्रेन है वहां मैच करेगा, ये आंसर हो जाएगा, इजी है। बुक में मेंशन है, करना चाहिए एनसीईआरटी हर जगह मेंशन है। अब ये पूछा है, ये करंट से आया था लेकिन ऐसा करंट था जो इन शॉर्ट्स वगैरह में मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये शिपरेक पूछा था, वैसे मुझे लग गया था क्योंकि रीफ पूछा है, सॉल्स पूछा है, आइलैंड पूछा है, और ये सबका मिक्सचर तुम बनाओ एक में, जहां पे मतलब जहां पे शिपरेक मतलब यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री ठीक ठाक मतलब क्या बोलते हैं, जहाज आना चाहिए, पोर्ट वगैरह हो, रीफ हो, सॉल्स हो, आइलैंड हो। अब ये से देखिए तो ऐसे बहुत ज्यादा शिप उड़ीसा में आता नहीं है, लक्षद्वीप में भी छोटा सा ही है, आएगा नहीं। बच्चा गोवा, तमिलनाडु, ये दोनों में कंफ्यूजन था, मुझे गोवा लग रहा था फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरा, यहाँ पे वर्क कर रहा था, लेकिन टिक मत करो क्योंकि ये टफ रेंज में आता है, कहीं कवर्ड नहीं, कहीं अगर कवर्ड नहीं है, तुमने अगर अच्छे से तैयारी की है और लग रहा है कहीं कवर्ड नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसको छोड़ ही दो क्योंकि गलत ही करके आएगा कोई दूसरा बच्चा तुम्हारा कंपटीशन को, लेट देम स्कोर नेगेटिव, तुम छोड़ो उसको आगे बढ़ो। तभी हाँ अटेम्प्ट तो 120 करना ही है कम से कम, 120-130 150 में, ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो। ये G20 है, उस टाइम बहुत न्यूज में था, हर मैगजीन में कवर्ड था। कंफ्यूजन ये था, ये पता था, ये पता था, ये पता था, मैं इस पे सी टिक कर करके आया था, बट मेरा ये गलत था क्योंकि आंसर ये था। तो ये इजी मीडियम लेवल था क्योंकि बहुतों को पता था, मगर बहुत लोग दोस्तों ने इसका सही किया, इसका आंसर ये है। ठीक है, ये ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, सबको पता था कि आंसर ये है क्योंकि बहुत न्यूज में था ये, इसका तो डेथ हो गया है। तो इसलिए बाद में बीपीएससी ने डिलीट कर दिया कि अक्टूबर में तो मर गया था, सॉरी अगस्त में ही मर गया था और एग्जाम सितंबर में कंडक्ट हुआ था, तो इसे डिलीट कर दिया था क्वेश्चन, हाँ लेकिन आंसर ये था। अब ये देखो, और ये कवर किया था इन शॉर्ट्स ने और शायद मेरुटेरिया ने कवर किया था। ग्लोबल जनरल रिपोर्ट बाबू अच्छे से पढ़ लेना सारे, तो उसका थीम क्या है, रिपोर्ट्स का थीम और रिलीज कौन करता है, और इंडिया का रैंकिंग में भी काम आ जाए, ये सब इंपॉर्टेंट है, सबको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। अब ये क्वीन एलिजाबेथ, उसी साल उनका डेथ हुआ था, सबको सबने उसका बनाया था कि क्वीन एलिजाबेथ ही में, लेकिन करंट मैगजीन ने ये स्टेटमेंट कहीं नहीं कवर किया था, करंट में जो मैगजीन आती है कि सर 70 ईयर्स रूल किया था, 96 ईयर्स का डेथ हुआ था, ये एग्जैक्टली कवर नहीं किया था, ये मैंने इन शॉर्ट्स में पढ़ा था कि 70 ईयर रूल, 96 ईयर। तो जस्ट इन शॉर्ट्स का बहुत काम आ रहा है, या जो हम लोग रूम में न्यूज पढ़ते रहते कभी कभी वो। अब डिफेंस एक्सपो 2022 का काफी पुराना न्यूज था, उतना कोई पढ़ता नहीं है, अब पढ़ते भी तो याद नहीं रहता है कि थीम क्या था, थीम कौन ही कितना याद रख पाएंगे। टफ था, मैंने इसे छोड़ दिया, वैसे आज का पार्ट टू प्राइड था। ठीक है, और और आगे जाओगे, अब ये देखो, ये भी करंट अफेयर्स कहीं मेंशन नहीं था,
अब नाम सुन के तो ये लग जाएगा तुमको ठंडी गुड फेस्टिवल, मतलब कुछ बुद्धिस्ट नाम है। बुद्धिस्ट नाम से तुम चीले चीले को हटा सकते हो, जर्मनी को हटा सकते हो, क्या पता वहां जाके वो लोग ठंडी गुड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर दे, नहीं पता, लेकिन तब भी हटा सकते हो चीले और जर्मनी। अब बचता है नेपाल और म्यांमार। तुम्हारे ऊपर है, 50-50 पे आ गए हो। मन करता है तो टिक कर लो। ऐसे मैं ज्यादातर यही करता हूँ, अगर 50-50 पे आता हूँ तो मैं नीचे वाला आंसर को टिक करता हूँ, मतलब बी और डी है तो मैं डी को टिक करना ज्यादा प्रेफरेबल समझता हूँ। तो अगर तुम ये रिस्क ले सकते हो तो लेना, नहीं तो जय सिया राम। अब ये देखो, अब ये व्हाइट हाउस है। तुम्हें ना ये जब मल्टीपल स्टेटमेंट ऐसे आते हैं ना, ये जो मल्टीपल मल्टीपल स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है, वहां क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जेनरिक टाइप स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है। अब ये देखोगे, व्हाइट हाउस 1800 में बना था, एड्रेस है उसका, मुझे क्या पता, यूएसए तो गया ही नहीं कभी। हाँ ये पता है कि ऑफिशियल रेसिडेंस है और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का। तो टू इज करेक्ट। अब टू इज करेक्ट तो देखो टू कहाँ कहाँ है। तो टू यहाँ नहीं है, टू यहाँ नहीं है, टू यहाँ है, टू यहाँ है। अब थ्री यहाँ है, थ्री यहाँ है, थ्री तो डेफिनेटली सही होगा। अब थ्री मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा उसको। अब बच्चा फोर्थ स्टेटमेंट। अब फोर्थ बताइए, इट इज ए सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, बिल्कुल। अब इंडिया इंडिया का भी प्रेसिडेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां का भी होगा। तो चार भी सही हो जाना चाहिए, तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर यही था। अब ये नेट मीटरिंग, इजी क्वेश्चन है, हमेशा बात होता है। तो ये कुछ बिलिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड था कि बिल माइनस हो जाता है, वो है। अब ये रंग वाला है भाई, मुझे नहीं पता, हम लोग को ऐसे नहीं पता रहता है मैजेंटा किसमें क्या है, जिसको गर्लफ्रेंड हो वही सब जाने। तो ये टफ क्वेश्चन है, लीव इट और आगे बढ़ो। ये सब क्वेश्चन का अब कहाँ पे आ गया है। हाँ, उसी टाइम टाइटैनिक वो कुछ गए थे, जो एक सबमरीन गया था, जो पाकिस्तानी उसमें कुछ थे, ऐसा एक इंडियन भी था जो अंदर ही रह गया था क्या बोलते हैं, समुद्र के अंदर। तो ये भी इन शॉर्ट्स ने कवर किया था, उसका नाम टाइटन था। बहुत मीम भी बना था, इसका नाम टाइटैनिक होगा और डूबेगा ही ऐसे करके। तो इन शॉर्ट्स में कवर था, किसी मैगजीन ने कवर नहीं किया था बाबू, तो ध्यान देना। अब ये, अभी हम लोग का फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर हम लोग ना बनाते तो कैसे। पहले पता ही है क्या होता है, टोपी होता है, टाइप ऑफ हेड करो। एविएटर पता है, चश्मा होता है, चश्मा ढूंढो कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा यहाँ है। और तो मुझे दो पता चला, ए पता चला, ए का थ्री और सी का पता चला टू। ए का पता चला थ्री और सी का पता चला ए थ्री। ए थ्री यहाँ है और सी टू यहाँ है। तो दिस मिक्स दिस काम, ये आंसर है। तो बस टिक करो और आगे बढ़ो। ये भी इन शॉर्ट्स में कवर था ये। इस बार क्वेश्चन रिलेटेड टू बराक ओबामा। बराक ओबामा को 2-3 महीने पहले कहाँ गए थे, तो मैंने पढ़ा था, मुझे लग रहा था एथेंस उथेंस कुछ, कि वहां गए थे। लेकिन टिक नहीं किया क्योंकि टफ क्वेश्चन था, किसी जनरल बुक में कवर नहीं था। सो ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आया था, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन था, मैं कभी पढ़ा ही नहीं था। छोड़ो आगे बढ़ो, टफ क्वेश्चन है छोड़ दो। जो गलत करेगा, ज्यादातर चांसेस है कि चार ऑप्शन 25% ही, अगर नहीं पता है तुमको तो 25% चांसेस ही सही होगा। तो उतना पे रिस्क क्यों लेना फूट मुट का। ठीक है। ये 68 का शायद क्वेश्चन था, 68 बीपीएससी का, हूबहू पूछ दिया था, 576 सबको पता था, और मैगजीन में कवर्ड भी था, प्रोटेक्शन वाले मैगजीन में। अब ये देखो, ये दो क्वेश्चन ये नया है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि इन्वायरमेंट का वेटेज कुछ आ रहा है। इन्वायरमेंट जैसे पहले भी आता था पहले, लेकिन आता था बिहार में फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे रेट के चले जाओ बिहार में कहाँ जंगल जाता है वो सब आता था। लेकिन अब ऐसे आ रहा है। तो ये ऐसे, और लेकिन ये कहीं कवर नहीं था। मैंने तो BT 365 इन्वायरमेंट का भी पढ़ा था, इन्वायरमेंट का, लेकिन कहीं मेंशन था नहीं। तो बस यही है। छोड़ दो, नहीं आ रहा है, टफ है दोनों, लीव इट और आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, इन्वायरमेंट है तो देख लेना कैसे मैनेज करोगे। शायद परफेक्शन तो कवर कर रहा है। और ये अरुणाचल प्रदेश को उस टाइम कौन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया माना था। तो डायरेक्ट आंसर है इसका यूएसए, क्योंकि इन शॉर्ट्स में कभी कवर किया था इसने। लेकिन अब बाद में एग्जाम के बाद तो पोस्ट एनालिसिस होता ही है, अब बहुत लोग आगे बोलेंगे। रशिया तो बोलेगा नहीं क्योंकि वो चाइना का फ्रेंड है। ऑस्ट्रेलिया बोलेगा नहीं क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंट है। अब जर्मनी में भी ना ये सब में नहीं पड़ता है जल्दी, इंडिया के मामले में थोड़ा नेगेटिव ही रहता है इंडिया के, तो यूएसए बचता है। लेकिन वैसा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट्स में आया था 2-3 महीने पहले, तो आंसर यूएसए था। एग्जाम के बाद एनालिसिस उतना काम का नहीं, एग्जाम के दिन क्या काम करता है वो इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ बाला साहब है, स्पोर्ट्स है, अब नहीं पता मुझे, टफ था, ये बुक में कवर भी शायद नहीं था। ये हो गया। और दिस, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन कहाँ कब से शुरू हुआ है।
90% बच्चे ने इसे अटेम्प्ट किया था। लगा इजी है, ग्रेड 10 सोच करके, लेकिन आंसर वाज ग्रेड 6। तो ये मीडियम है, देख लेना। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें मजबूर करेंगे कि अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, तो अपने अटेम्प्ट बचा लो। मैंने नहीं किया था इसको भी। तो इसी हिसाब से 50 क्वेश्चन हो गए। बाद में और बताता हूँ बाकी के 100 क्वेश्चन। ओके, टाटा। हेलो। तो जहां से हम लोग ने छोड़ा था 50 नंबर क्वेश्चन के बाद से, वहां से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 51, ये करंट का क्वेश्चन है। परफेक्शन और एटेरिया ने कवर किया था। इसी उस टाइम ईसीटीए, सॉरी, कि उस टाइम ईसीटीए जो था, ईसीटीए किसने किसने साइन किया था? तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, 100% इजी क्वेश्चन था। ठीक है। ये प्लेन लैंग्वेज एक्ट टू मेक इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसलेशन करना था। तो ये इन शॉर्ट्स में उस टाइम कवर हुआ था। किसी करंट मैगजीन ने कवर नहीं किया था। किसी भी करंट मैगजीन जो भी होती है उसने कवर नहीं किया था अपने अंदर। और मैं इन शॉर्ट्स में देख करके गया था, मतलब दिख गया था मुझे ये। लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूजन हो गया कि ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा। तो अगर इसमें आप वो मेरा वाला रूल लगाते हो, अगर दो में कंफ्यूजन हो तो नीचे वाला ज्यादातर सही होता है। तो न्यूजीलैंड सही हो जाता है, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि फ्री में क्यों ही नेगेटिव करवाना। मैंने इसे छोड़ दिया। ये सब तिकड़मबाजी कब करना मैं बताऊंगा, अभी नहीं करना, स्टार्टिंग में मत करने लगना। अब ये देखो, अब जैसे ये फॉसिल था, वेरी टफ क्वेश्चन, कहीं भी कवर नहीं था, मुझे आज भी इसका आंसर नहीं पता है, इसको छोड़ो। मैंने इसे छोड़ दिया था, आगे बात करते हैं। लिस्बन डिक्लेरेशन, ये मुझे पता था कि उस टाइम पुर्तगाल में हुआ था। ये विजन के मैगजीन में लिखा हुआ था। विजन के मैगजीन में, मंथली मैगजीन में, अगर अभी पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 महीने का 1000 पेज हो जाएगा। उस टाइम मैंने पढ़ा था लिस्बन डिक्लेरेशन, मुझे पता था इस बार रिलेटेड टू ओशंस। मैंने टिक किया और आगे बढ़ा, मेरा सही भी हुआ था। और फिर ये आ गए हिस्ट्री में। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैटिक, घटना चक्र और स्टैंडर्ड बुक सब काम आया था हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह में। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब यहाँ पे नॉट नोन, अब सबको लगता है हॉर्स, लेकिन दिमाग में एग्जाम हॉल में क्या चलेगा? अरे सर को डाटा में तो डॉग का, हॉर्स का बोन मिला था। तो लेकिन एनसीईआरटी में लिखा कि हॉर्स आर नॉट नोन टू देम स्पेसिफिकली, आंसर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसका आंसर बीपीएससी में भी हॉर्स लिया था। नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया गेट है, पता है सबको, ये लिस्ट याद होना चाहिए। अभी जो जो नया एडिशन हुआ है। डीपीएसपी में वो क्या नाम है, डीपीएसपी कहाँ से आया है? डीपीएसपी आयरलैंड से आया है, नो डाउट। कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। सिक्किम कब स्टेटहुड बना? लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली मेंशन्ड है, और घटना चक्र में भी सिक्स आयर मेंशन्ड है। 1975, क्योंकि ये इजी है तो सबको याद रहता है, मुझे में सही है, 1975 याद ही रहता है। और ये करेंसी कॉस्टलीस्ट कौन है? डॉलर तो नहीं, इतना पता है, या तो यूरो होगा या फिर पाउंड स्टर्लिंग होगा। फिर से वही, अगर नीचे वाला ले सकते हो तो ले लो, पाउंड स्टर्लिंग सही हो जाएगा। अगर नहीं तो, लेकिन फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरा कह रहा था, और फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो होता है कि दिमाग में नहीं, ये तो आंसर होना चाहिए। तो पाउंड स्टर्लिंग उस हिसाब से मेरा सही था, मुझे, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे थे हम लोग छोटे से। अब ये पूछा था बिहार पॉल्यूशन फ्री कब बनेगा। अब एग्जाम 2023 में हुआ था। ये किसी करंट में कवर नहीं था, कोई भी मैगजीन ने ये स्टेटमेंट कवर नहीं किया था। क्योंकि एग्जाम 2023 में होगा, तो 2022 तो डेफिनेटली नहीं था। ऑप्शन एनालाइज करो तो 2024 तो अगले साल था, तो बिल्कुल नहीं। अब बचा 2030, हमने सोचा कि टू अर्ली हो जाएगा ये तो। इंडिया को 2070 तक, इंडिया का ही टारगेट है पॉल्यूशन फ्री 240 तक बनना है। अब बचा 247, लगा कि हाँ विकसित भारत होगा तो बिहार भी विकसित हो जाएगा, तो 247। बट दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप, मतलब डिलीटेड। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था यूपीएससी ने, क्योंकि इसका आंसर 2040 होगा, बिहार के डॉक्यूमेंट में था, लेकिन ये किसी करंट ने कवर नहीं किया था। तो ऐसा बात है। ये स्तूप किसका है? ये सबको पता है, बुद्धिज्म का है। ये क्या नाम है, ये सुजनी आर्ट जो है। अब सुजनी आर्ट है, तो ये उस टाइम की जो आर्टिस्ट थे उन्हें शायद वो जो भी मेडल्स मिलते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो मेडल मिला था इसकी आर्टिस्ट को। तो ये पता था कि ये टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। तो इस क्वेश्चन से ये तुम लोग को देखना है कि देख लेना कि ये बिहार के जो भी आर्ट फॉर्म है, डांस है, जीआई टैग है, फेस्टिवल्स है, ये सब तुम लोग अच्छे से कर लेना। क्योंकि ये अगर आ गया 2 क्वेश्चन तो फ्री का 2-3 नंबर हो जाएगा। ज्यादा स्कोर नहीं करना है, और जो वेटरन्स होते हैं स्कोर कर ही लेते हैं, मेरा भी सही हो गया था। वैसे ही है। अब आते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पर। ये मल्टीपल स्टेटमेंट आया, तो देखो कौन सा 100% सही तुमको पता है, 100% गलत तुमको पता है। जिंदगी भर यही पढ़ते हैं कि ये भागलपुर में, भाई बांका कहाँ से आ गया, मतलब वन इज डेफिनेटली रॉन्ग लग रहा है। ये गोपाल,
आज तक पढ़ते आए धर्मपाल, ये कोई हाईफाई नहीं है, ये रूशन में भी लिखा हुआ है या घटना चक्र में तो लिखा ही है, तो धर्मपाल मतलब 1 और 2 तो गलत मुझे लग रहा है। ठीक है। वज्रयान से, हाँ ये पता है कि वहीं पे वज्रयान से प्रोड्यूस हुआ था जादू टोना वाला। और ये लॉजिक लॉ सब कुछ पढ़ाई होता होगा, मे भी होता होगा, लेकिन ये पता चलेगा 1 और 2 तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो 1 और 2 डेफिनेटली रॉन्ग। दिस इज द आंसर। ठीक है। अब बाबर से पूछा है। अब फिर से वही, फिर जैसे जो इसमें जो इस वाले में अप्लाई किए हो, सेम रूल अप्लाई करो, जो 100% तुमको पता हो सही है गलत हो। अब ये पता है कि तिमुरिड, ये पता है बाबर वाज फ्रॉम तिमूर, तिमूर के खानदान से भी था और चंगेज के खानदान से भी था। तो ठीक है, तीन तीन थ्री, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, तो 3 कहाँ कहाँ है? 3 इज हियर, 3 इज हियर। अब ये देखो, अब ये बच्चा दूसरा स्टेटमेंट करो, आर्क एंड डोम, ये दिल्ली सल्तनत में ही आ गया। तो बाबर तो ला इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता बाबर फिर उसे, तो डेफिनेटली 2 इज रॉन्ग, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है बच्चा। अब यही इकलौता स्टेटमेंट बचा फिर। ठीक है, आगे बढ़ो। वो ये स्टेटमेंट को कट जरूर कर देना जो डेफिनेटली आंसर नहीं है, जो फिर क्योंकि वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्लियर कर देता है। एनसीईआरटी में गिवन लाइन है, गेटवे टू मक्का क्या था, तो सब पता, सूरत, वहां से बोट पकड़ के जाते थे। अष्टप्रधान, जहां मराठा एम्पायर दिख जाए वहां टिक कर दो, मतलब ऑप्शन जरूर पढ़ना क्या है, ऐसे निश्चित अभी कर देना। बोधिसत्व, पद्म पानी, पद्म पानी कहाँ बना है? अजंता पे बनाया गया था, ये घटना चक्र में लिखा हुआ है, पीवाईक्यू भी है शायद यूपीएससी का ये। अब ये देखो इसमें क्या है, जैसे वहां मैंने किया था डिजीज वाले में, इंसोम्निया वाले में, कि हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट पक्का एक्सचेंज होंगे। अब यहाँ पे पकड़ना, यहाँ क्या है कि अगर सेम थीम से अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना, 2 स्टेटमेंट, मतलब 2 या 4 स्टेटमेंट, तो समझना है कि वो एक्सचेंज ही हो, ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के स्टेटमेंट एक्सचेंज होंगे, क्योंकि इसमें थीम क्या है? ट्रेवलर थीम है, वो भी एक ही थीम, मतलब चाइनीज ट्रेवलर का थीम है इसमें। अब यहाँ पे फाइयान है, हर्षा है, वेनसांग है, चंद्रगुप्त है। अब ये सबको पता है कि फाइयान चंद्रगुप्त में था, वेनसांग हर्षा में था, मतलब वो था रॉन्ग। तो ऐसा ये तो इजी था। और अब आते हैं ये मैच द फॉलोइंग, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री के सारे बुक्स याद कर लेना, एंशिएंट से लेके मेडिवल तक और मॉडर्न के भी कुछ कुछ। तो चरक संहिता सबको पता है, चरक लिखे थे मेडिसिन के लिए, विशाख दत्तवास नवरत्न में, नवरत्न थे शायद, और वो मुद्रा राक्षस लिखे थे, तो प्ले राइट हो गए। ढूंढो A2 कहाँ है और D3 कहाँ है। A2 यहाँ पे और D3 यहाँ पे, तो एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन है, करो और आगे बढ़ो। ठीक है। नौरोज लूसेंट में लिखा है, घटना चक्र में लिखा है, बलवन है, पीवाईक्यू भी है। नाथपंथी सीधा योग, ये भी पीवाईक्यू है, नॉर्थ इंडिया में था। वो डिस्पैच शायद, ये भी पीवाईक्यू है, घटना चक्र में मेंशन है कि हायर पे इंग्लिश इंस्ट्रक्शन में देना है, और वीक फीमेल के वोकेशनल के लिए भी काम करना है। बिल्कुल, आंसर इज सी, मतलब आगे बढ़ो। ये पूछा कि मैथिली लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मैथिली कहाँ स्टार्ट होगा? मधुबनी में स्टार्ट होगा, इतना तो पता है कि मधुबनी रीजन में ही स्टार्ट होगा, मधुबनी दरभंगा में। अब मुझे ये ढूंढना था कि वहां का ये कौन सा डायनेस्टी है, तो ये मुझे पता था कि कर्नाट डायनेस्टी वहां का है। और ये चेरो जो था ये तुम्हारा आरा रीजन में था। और इन बार मुझे नहीं पता, तो पिखीपति से नहीं पता, तो कर्नाट तो मुझे पता चलेगा कि वहां का है, तो बस कर दो। और इसी डायनेस्टी से शायद रिलेटेड थे ये आपके विद्यापति, जो मैथिली को वकील कहते हैं, इन्हें बहुत सारे बुक है, पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब नाम याद रख लेना। फिर है मगध का कैपिटल, ये भी पीवाईक्यू है। मगध का 2 कैपिटल था, अगर एंशिएंट कैपिटल पूछता है तो राजगीर होता है, और अगर ऐसे कैपिटल पूछे तो पाटलिपुत्र होता है, जो हमारा पटना वाला है। तो इसका क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट पूछा है, पाटलिपुत्र राजगीर वाज द आंसर। ठीक है। अब आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे देखो क्या है, लिप्टन, लिप्टन जो है लाए थे, हाँ बिल्कुल सही है, 1 इज करेक्ट। और रिपन इसको रिपील किए थे, ये भी सही है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर सॉरी, 1 and 3 आर करेक्ट। 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, मात्र ऐसा ऑप्शन है कि 1 and 3 यहाँ है, दिस विल बी द आंसर। मुझे तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना नहीं गया कि कहते थे या नहीं कहते थे। अब ये है लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो। अब ये स्पेक्ट्रम में मेंशन था, मैंने स्पेक्ट्रम तो पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े ही होंगे। स्पेक्ट्रम में मेंशन है कि मायो का डिसेंट्रलाइजेशन कुछ था। अब मायो डिसेंट्रलाइज करेगा, तो देखो स्टेटमेंट कैसा है। अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लिखा है तो आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत वो था, जेनरिक स्टेटमेंट था कि फर्स्ट स्टेप था बाइफरकेट करने के लिए सेंट्रल प्रोविंशियल फिनांसेस में, तो हाँ वो था, फिनांस से रिलेटेड था। और फोकस ऑन एक्चुअल नीड ऑफ प्रोविंस, हाँ। 1 और 4 ढूंढो कहाँ है, 1 and 4, और
रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इक्वेशन 1 और 3 भी। 1 3 4 ढूंढो कहाँ है, किस ऑप्शन में है 1 3 4। 1 3 4 यहाँ है, यहाँ है। अब 2 पे आ जाती है सारी बात। 2 कैसा स्टेटमेंट है कि 2 पर हो तो लग रहा है कि जनरल टाइप ही है, तो ठीक है। 1 2 3 4 करो, मैंने भी 1 2 3 4 किया था और आंसर सही हो गया था। नहीं तो वो चाहो तो हमेशा नीचे वाला सही होता है, तो ये वाला बात है फिर से। नीति सार कमडंका, ये डायरेक्ट है। फतुहत आलमगीरी, तो एंसेंट का बुक याद करना थोड़ा आसान है, लेकिन ये फतुहत आलमगीरी और जो मेडिवल का बुक्स है जिसमें उर्दू वर्ड्स होता है, क्वाइट टफ। तो चाहे तो छोड़ सकते हो, मैंने भी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, लेकिन इसमें मेंशन नहीं करना चाहिए था। इसका आंसर इस वजह से ना कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। मेघ वर्मन पूछा था, मेघ वर्मन जहां आता समुद्रगुप्त वाईक्यू है, घटना चक्र में मेंशन्ड है। बिहार, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। 1912 में बंगाल से अलग हुआ था, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ये याद रखना, ये कॉमन क्वेश्चन है, गलत मत करना कभी भी। अब ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है लेक विक्टोरिया से रिलेटेड। अब लेक विक्टोरिया से अगर पूछा जाए, अब मुझे जैसे मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, ये देखो अप्रोच में रह गया था। अब लेक विक्टोरिया थर्ड लार्जेस्ट पूछा था, मुझे नहीं पता कि वो लेक विक्टोरिया पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा क्या है। तो इस सिचुएशन को थोड़ा होल्ड किया। वन ऑफ द ग्रेट लेक्स, हाँ ये पता है कि बहुत बड़ा है तो ग्रेट लेक्स तो होगा ही वहां का, तो वन ऑफ द है, कोई नंबर दिया नहीं है, तो हाँ टू स्टेटमेंट सही हो सकता है, पर टू इज करेक्ट। और बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, मुझे ये लगा था कि रवांडा इसका नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो सकता है। ठीक है। और और ये पता था कि विक्टोरिया नाइल रिवर्स, विक्टोरिया से ही नाइल रिवर निकलता है। तो दिस इज करेक्ट। मुझे ना 3 गलत है, तो 3 होना चाहिए आंसर में, 3 होना चाहिए। और अब एक मुझे पता नहीं है, 4 मुझे पता नहीं है। दोनों में से कोई एक ही सही या गलत हो सकता है। तो मैंने इस पे चांस लिया कि रैंकिंग में भी गलत हो सकता है, नाइल रिवर वहां से निकलता है, ये मुझे पता था। तो आई टुक दिस आंसर कि 4 इज करेक्ट। तो मैंने फिर ये 1 और 3 करके आ गए, तो ये सही भी हो गया था। अब ये फिर देखो, दोनों में हीट वेव वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, 2 या 4 वाला सब दोनों में हीट वेव है, मतलब थीम सेम है। तो ज्यादा चांसेस है कि स्टेटमेंट एक्सचेंज रहेंगे। अब यहाँ पे क्या एक्सचेंज था कि प्लेन में 40 डिग्री पे हीट वेव माना जाता है और हिली पे 30 डिग्री पे, तो ये एक्सचेंज था, सेम थीम है, तो इसका आंसर नीदर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे मैंने एग्जाम हॉल में ये सब कामनेस से सॉल्व होता है, मतलब लक तो चाहिए ही, थोड़ा दिमाग शांत रखो तो आंसर दिख जाता है ऑप्शंस में या क्वेश्चन में। अब ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन कौन देश का, मुझे तो आज भी लगता है कि कोलंबस पुर्तगाल का है, लेकिन नहीं है। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता, देख लेना बाद में मैच कर लेना। ये पूछा है कि एमिरेट्स ऑफ यूएई कौन है, तो मुझे तो स्टेडियम्स के नाम और किसी को याद है यूएई के जहाँ आईपीएल होता है, तो बना सकता है वैसे ही जैसे, लेकिन तब भी देखते हैं कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। डरना नहीं था इस क्वेश्चन को देख के, दिमाग लगाना था। दिमाग क्या लगाना था, सारे ऑप्शंस करो। डी ऑप्शन करो। डी ऑप्शन पर करोगे तो यहाँ बहरेन लिखा है, बहरेन है जो सेपरेट कंट्री, तो अबू धाबी यूएई में हो नहीं सकता। रियाद, ये रियाद जो है तुम्हारा किसके अंदर आता है, सऊदी अरेबिया के अंदर आता है, तो ये यूएई के अंदर हो नहीं सकता। फिर से कुवैत भी सेपरेट कंट्री है, बहरेन भी सेपरेट कंट्री है, मतलब ये दोनों, ये बी सी डी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, मतलब अब ये बिना पढ़े टिक लगा सकते हो आप। ठीक है। अब सुवर्ण रेखा किस विलेज से निकलता है, मुझे तो स्टेट नहीं पता है, झारखंड है या वेस्ट बंगाल है, विलेज कहाँ से पता होगा, तो ये टफ क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ज्यादा पैनिक नहीं करना जो नहीं आ रहा है, पहले एक बार देखो। ठीक है। अब पूछा है कि बिहार में इसमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क आता है, वाल्मीकि सबको पता है, भीमबान सबको पता है, अब 2 ही सही हो सकता है, तो बाकी भी दिमाग मत लगाओ। दुधवा यूपी में, ये पता है। 3 का है, मुझे नहीं पता, मेरा काम हो गया कि मुझे 1 और 4 दिख गया है, तो यहाँ टिक लगाओ और आगे बढ़ो। अब एक गेंगेटिक डॉल्फिन, डॉल्फिन काफी न्यूज में था 2 साल से, क्योंकि ये पटना में पटना में क्या बोलते हैं उसे, बिहार का तो बर्ड, बिहार का तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ही, और पटना में रिसर्च सेंटर भी बना है। तो ये विजन के मैगजीन में कवर्ड रहता था कि वो इंडेंजर्ड है, तो ये पता था मुझे। वो लोग ब्लाइंड होती है, ये भी पता था, या आपको भी पता होगा, आप लोग को भी पता होगा। तो और इकोलेशन यूज करते हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड होते हैं, तो इकोलेशन साउंड निकालते हैं, इसलिए उनको सुसु डॉल्फिन भी कहते हैं, साउंड उनका सुसु होता है, सुसु टाइप होता है। तो सुसु डॉल्फिन भी कहते हैं, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल तो है ही कंट्री का। तो मतलब चारों स्टेटमेंट हो गया। वैसे करके अगर आपके पास ये पता होता तो बना सकते, डिवीजन में बहुतों को पता था, तो यही इंपॉर्टेंट है। गंडक, गंडक देख लो क्या है, गंडक का नाम क्या है, ये क्राउन में लिखा हुआ है, नारायणी नदी के तट पे ऐसा कुछ बात ये लिखा जाता है। और ये
गोल्ड कहाँ मिला है? मुंगेर में मिला है, 2 साल से यही न्यूज में, पता नहीं है भी कि नहीं है। त्रिवेणी कैनाल सबको पता है, गंडक में है। तो बिहार का सबसे लंबा पूछता तो शायद त्रिवेणी है, और ओल्डेस्ट पूछता है तो सोन कैनाल है। ठीक है। अब ये रिचर प्लेसर डिपॉजिट, ये भी आई थिंक सेम ही चैप्टर से उठा के 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया था एनसीईआरटी का। तो जैसे कि ऊपर वो सी थ्रो स्प्रेडिंग वाला और प्लेट टेक्टोनिक्स वाला, उसी से ये जिक्सॉ फिट जो है अल्फ्रेड वेगनर का, वो वाला थ्योरी है, रिचर प्रेशर डिपॉजिट वो, तो इसका भी आंसर ए था। ठीक है। अब 92, ये बिहार का रॉक सिस्टम है। ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, बिहार का रॉक सिस्टम, क्राउन पब्लिकेशन की बुक में या कोर फैक्ट्स वाले बुक में, इसकी घटना चक्र के अच्छे से पढ़ लेना। मुझे ऐसे कंफ्यूजन हुआ था एग्जाम हॉल के अंदर, लेकिन मेरा दिमाग ऐसे काम किया कि ये पता था मुझे मुझे इतना याद था कि क्वाटरनरी हिमालयास में होता है। तो क्वाटरनरी जैसे कि हिमालय यहाँ है, क्वाटरनरी हिमालय पे मिलेगा, मतलब सी विल बी वन। मुझे ये पता था। देखो क्या सी या सी और वन में ऐसा कोई है? तो डायरेक्ट ऐसे आ गया एक ही में, तो इसलिए इजी बन जाता है, क्योंकि एक ही से मुझे एक ही पता था तो आ गया। तभी अब धारवाड़ आपको शायद भागलपुर रीजन में मिलता है, ये पता होना चाहिए, ओल्डेस्ट भी है। ओल्डेस्ट और भागलपुर ढूंढो कहाँ है, तो ओल्डेस्ट दिखा, तो ए विल बी 3। क्या A3 इसमें आ रहा है? हाँ A3 आ रहा है। टर्शियरी, टी से टर्शियरी, टी से तेराई, तो चंपारण रीजन में मिलता है, मतलब ऊपर का जो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट है बिहार का, तो चंपारण, तो डी विल बी 2। क्या D2 आ रहा है? हाँ, तो मतलब ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। विंध्यान विंध्यान जो विंध्यान माउंटेन है, वो कैमूर रोहतास तक आता है हमारा, तो वहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ देखो लाइमस्टोन दिखा, कर दो टिक। ऐसे बन जाता है, मतलब दिमाग लगाओ, शांति रखो, नहीं भी पता है तब भी। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत तो लोग छोड़ सकते हैं, दिमाग लगाने का खेल था इस क्वेश्चन में भी। दिमाग कैसे लगाना था? अब देखो, रिचेस, मतलब बायोडाइ मैरीन का बात हो रहा है, मतलब समुंदर का बात हो रहा है, मैरीन। ठीक है। स्टूरीज, बीच, आइलैंड, सी ग्रास, मैंग्रोव, कोरल। ठीक है। अब देखो, क्योंकि यहाँ मैरीन है, नीलगिरी कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ है, तो मैरीन तो मिलेगा नहीं। नंदा देवी तो उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे मैरीन मिलेगा नहीं, ये भी पहाड़ है। बच गया दो ऑप्शन, बी कटा डी कटा, बचा दो। अब मैनग्रूव देखोगे तो सुंदरबन लगेगा, हाँ हो सकता है। बट यहाँ देखो, यहाँ पे कोरल रीफ्स भी था। कोरल रीफ्स आपको सुंदरबन में नहीं मिलता, ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है। सुंदरबन इसमें कोरल रीफ नहीं मिलता, फीचर उसका, उसको थोड़ा क्लीन वाटर चाहिए, उसको मतलब सैलाइन चाहिए, मतलब क्लीन चाहिए, सेडिमेंट वाला नहीं। और सुंदरबन में डेल्टा है तो बहुत सेडिमेंट है, तो इसका आंसर उसलिए ए था। ठीक है। दिमाग लगाओ, बनेगा। और ये 1 डिग्री में 4 मिनट होता है 12 बजे, जो ये तो इजी है, 1 डिग्री = 4 मिनट, यूज कर लेना। ये भी इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, माइका आपको कोडरमा में मिलता है, ज्यादा सोचना भी नहीं था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर था। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ना टफ था, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अब इसका आंसर ऐसे हुआ क्या, कि पूछा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है कितने, तो एक तो 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, तो और 0 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक 90, 90 लाइन, और यहाँ से यहाँ 90 लाइन। मतलब होना क्या चाहिए, 90 प्लस एक 0 डिग्री, 1 to 90, 90। और फिर नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक इक्वेटर, और फिर 90 सदर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन बीपीएससी ने क्या बोला कि नहीं, बीपीएससी ने ये बोला कि जो आपका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, दीज आर ए सिंगल पॉइंट। ये पॉइंट है, ये कोई लाइन नहीं है। तो -2, मतलब नॉर्थ पोल का एक लाइन माइनस और साउथ का एक माइनस, तो करते करते 179 वाज द आंसर, सॉरी 179 वाज द आंसर। तो ऐसे कुछ था इसका खेला। अब ये देखो, अब बहुत इसमें नन ऑफ द अबव करके आया था, सोचा कि नन ऑफ द अबव, क्योंकि अगर 31 भी अगर इसका आंसर आता तो नन ऑफ द अबव सही हो जाता, 32 भी आता तब भी सही होता, मतलब कुछ भी अल्टर पल्टर होता, ये तीनों को छोड़ के सबको लगा कि कोई फालतू ही नंबर होगा। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेटर था, क्योंकि टफ था, मैंने भी छोड़ा था। इसका आंसर बीपीएससी ने 30 दिया था ये। तो जिसने भी ये मारा था, बहुतों ने ये टिक किया था, और उनका फ्री में 0.33 माइनस हो गया था। तो ऐसे ही है। अब ये इंडिया का मैप बनाओगे, कैसे बनता है इंडिया का मैप? अगर आप इंडिया का मैप बनाओगे, हाँ, सबको कि यहाँ बुंदेलखंड है, ऐसे करके बघेलखंड है, ऐसे करके मालवा है। तो ये तो पता चल गया कि मालवा वाज नॉट द आंसर, लेकिन अब कंफ्यूजन बुंदेलखंड या बघेलखंड में, ये दोनों में से कौन होगा ऐसा आंसर? फिर से वही, अगर दिमाग लगाते तो अगर ये दो बचा है, नीचे वाला सही होता है तो हाँ सही हो जाता बघेलखंड, लेकिन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उतना रिस्क नहीं लेना था। फिर ये
उत्तराखंड का कोई डिस्ट्रिक्ट पूछा कि तिब्बत से कौन सा टच नहीं होता है, मुझे बिहार का नहीं पता कौन सा टच नहीं होता है नेपाल से, वहां तिब्बत कहाँ से देखो। तो आंसर बस पता नहीं क्या था, छोड़ दो। ये अल्नीनो करंट है, कहाँ से आता है, पैसिफिक। ठीक है, ऐसे करके। और आगे क्या है, 101 से क्या था, ज्योग्राफी है क्या, नहीं पॉलिटी है। ठीक है, 100 तक वेट करते हैं, बाकी 40-50 क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। ठीक है, फिर 100 100 क्वेश्चन हो गए, तो 101 से स्टार्ट करते हैं। इधर इकोनॉमी और पॉलिटी का थोड़ा बोलवाला जाए 100 के बाद से। हाँ ठीक है, तो ये पॉलिटी का है, स्टैटिक है लक्ष्मीकांत, समथिंग रिलेटेड टू अपना कॉलेजियम सिस्टम। तब फिर से अब ये 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड, ठीक। फिर से वही ढूंढो कि इसमें गलत कौन एग्जैक्टली, जो मुझे पता हो। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि टोटल 5 मेंबर है, 1+4। मैंने पढ़ा है ये, लक्ष्मीकांत हम लोग ने पढ़ा है, तो ठीक है, ये सही लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लिखा है कि पार्लियामेंट हैज इवॉल्व दिस कॉलेजियम सिस्टम। नहीं, तो पार्लियामेंट इवॉल्व करता है तो दिक्कत क्यों होता है कॉलेजियम सिस्टम से, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा कांट बी इन द ऑप्शन, ठीक है, ये गया। अभी भी 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। हाँ, ये सही है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम ही अपॉइंट करता है, और कोई सिस्टम नहीं है जजेस के अपॉइंटमेंट का, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम, हाँ ये सही लग रहा है। तो बच्चा, 1 और 4 ये 100% सही है। 1 और 4, एक कहाँ बचा, सॉरी, एक यहाँ है, 1 इज हेयर, 1 इज हेयर, बट क्योंकि 2 गलत है तो 2 ये कटा। 3 क्योंकि 1 नहीं था और 2 नहीं था, बच गया ये और ये। तो 1 और 3 सर करेक्ट है यहाँ पे, मतलब ये 100% सही, ये 100% सही, 100% गलत है। तो 1 और 3 इज द आंसर। फोर्थ को आप देखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि फोर्थ ऐसा किसी ऑप्शन में बचा नहीं, ठीक है। अब ये पूछा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था। ये सबको पता है, 3 वर्ड जोड़े गए थे। ये यहाँ पे लिखा 8, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो 10 थे आई थिंक। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे ना, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड हुए थे। तो 1 इज हैज टू बी प्रेजेंट देयर, 2 कांट, 2 हैज नॉट टू बी। तो 2 नहीं होना चाहिए, सॉरी, मतलब और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट पूछा है। तो 1 कांट बी द ऑप्शन एंड 2 हैज टू बी इन द ऑप्शन। तो 1 कांट बी इन द ऑप्शन एंड 2 हैज टू बी इन द ऑप्शन। तो ये हो गया, मुझे बाकी 2 स्टूडेंट पढ़ने का नीड ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये मुझे 100% पता था। और ये अगर आपको आर्टिकल एग्जैक्टली याद है तो ठीक है, पता होगा। और ये डाउट है, ये यार तक सुना नहीं कभी। ठीक है, कोई नहीं, अब आंसर तो आ गया मेरा बिना पढ़े। अब ये शेड्यूल ट्राइब का क्राइटेरिया बता रहा था, स्पेसिफिकेशन। ये जो पीवीटीजी न्यूज में रहते हैं ना, उसके क्राइटेरिया है कि जो पीवीटीजी का जो टैगलाइन टैग मिलेगा वो किस बेसिस पे मिलेगा। तो ये चारों किसी शायद भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन थे। ये विजन आईएएस के मैगजीन में एग्जैक्टली कवर्ड रहता है, तो और या करंट अफेयर्स के मैगजीन में भी आते रहता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया है, तो एवरीवन नोस यूएसए से आया है, नो डाउट। चलो, ठीक है। अब आते हैं 105 पे, ये क्या है, अनटचेबिलिटी कहाँ से बैन हुआ है, 17 से बैन हुआ है, 17, हाँ 17 से बैन हुआ है, तो सोचना नहीं है। अब हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है, ये प्रेसिडेंट करता है। यहाँ कंफ्यूजन दो ही में होगा, ये दोनों में तो कंफ्यूजन होगा नहीं, या तो 1 ए और डी में होगा। लेकिन अगर यहाँ रूल अप्लाई करोगे तुम लोग कि नीचे वाला ही सही होगा, तो मुंह का खाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नॉलेज अप्लाई करो यहाँ पे। ये याद रखना कि एससी का जजेस अपॉइंट होता, सॉरी, स्ट्रेंथ वगैरह होता तो पार्लियामेंट करता है, और हाई कोर्ट का होता है तो प्रेसिडेंट करता है, और उधर तो लोअर कोर्ट का तो गवर्नर है ही। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल, समथिंग रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब, आगे बढ़ो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ये गलत हुआ तो क्या ही फायदा पढ़ने का। अब ये पूछा है कम्युनिस्ट पार्टी, मुझे अगर ऊपर ऊपर देखो तो मुझे कोई भी नहीं पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी कौन सा या बहुजन समाज कब फॉर्म हुआ था। बस ये पता है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1924-25 के आसपास फॉर्म हुआ था, इंडिपेंडेंस से पहले। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है B3। तो देखो B3 कहाँ कहाँ, B3 कहाँ कहाँ है, B3 इसी एक ऑप्शन में, टिक करो, आगे बढ़ो, बाकी देखना ही नहीं, ठीक है।
अब ये स्पीकर अलाउ करता है हाउस इन इज मदर टंग। तो आर्टिकल 110 ये मनी बिल से रिलेटेड है, तो ये कांड हो नहीं सकता। अब बच्चा 122 और 120, ये विजन में काफी कवर हो रहा था, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं। तो उसमें ये मुझे पता था कि 122 इज समथिंग रिलेटेड टू प्रिविलेजेस, तो वो नहीं होगा। तो इसमें होता है अरेस्ट वगैरह सब। यस, 120 वाज द आंसर फॉर दिस। ओके, और ये शायद मैंने पिक करके आया था या छोड़ दिया था, याद नहीं। अब ये आता है इकोनॉमी पे। अब ये इकोनॉमी का स्टैटिक है, मतलब ये कंपोनेंट पूछा है। कंपोनेंट किसका? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। क्या क्या आता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड आते हैं, एसडीआर रिजर्व, सभी चीज आते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ये मत बोलना कि टफ पूछ दिया इकोनॉमी का आंसर करे भाई। मुरनाल, मुरनाल बाबा एक ही है, तो मुरनाल बाबा या विवेक सिंह, जो भी, यही दो मेन बेस्ट है, यही दोनों इसको एक पढ़ लें। और रूल ऑफ ओरिजिन, ये विजन के मैगजीन में बहुत अच्छे से कवर था, मतलब पूरा डिटेल के साथ कवर था। अगर आप पढ़ोगे, जैसे ये पढ़ो क्या है, रूल ऑफ ओरिजिन का नीड क्यों है, नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट पता करना। हाँ, वन कहाँ कहाँ है। ठीक है, हेल्प कस्टम एजेंसी टू निग्रो टू फीस, और कौन सा फी अप्लाई होता है, हाँ, टू भी होना चाहिए। वन और टू एक साथ बचा, ये दो ऑप्शन। ठीक है, अब वो मत खटाक से मत नीचे पहुंच जाना। और आगे पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा ट्रेड स्टैट्स का भी बात होता है, और रिस्ट्रिक्शन डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ इंपोर्ट कहाँ से है। तो हाँ, चौथा सही है, मतलब तीसरा नहीं पता, चौथा सही, तो बचा यही, ये आंसर है। अब अगर ये इनफैंट मोर्टेलिटी रेट पे पहुंचोगे, तो मुझे इसमें बस ये पता था कि ये समथिंग 1 लाख पे होता है शायद, या 1000 पे होता है। 10,000 पे लाइव बर्थ पे नहीं होता है, 1000 पे होता है शायद ये। तो 10,000 है, तो वन गलत था, मुझे ये पता था। तो अगर ये कटो, ये कटो। ठीक है, 2 3 4 बचा है। अब मुझे ये नहीं पता था, आई डिडेंट नो अबाउट दिस, आई डिडेंट नो अबाउट दिस, एग्जैक्ट नंबर है कैसे पता होगा। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश। अब सोचते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शायद नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट में है। तो 2 3 होता, या फिर वही रूट नीचे वाला, 2 3। मैंने ये आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, आई हैड लेफ्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको टफ में मार करके रखा है। इतना ज्यादा फैक्ट डाटा याद करना आसान नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, ये पूछा है, क्या पूछा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डेफिनेशन एक तरह से पूछा था इसमें। तो इसमें क्या था ना, अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि चारों स्टेटमेंट ही ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन कर रहा है। लेकिन जब आप चौथा स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ये चारों, यहाँ पे कैपिटल का बात करता है, यहाँ पे नॉलेज का बात करता है, यहाँ पे स्किल का बात करता है, और चौथे में नॉलेज है, यहाँ पे स्किल है, कैपेसिटी, मतलब नॉलेज स्किल दोनों आ गए हैं। तो चार इंक्लूड्स एवरीथिंग, तो चार वाज द आंसर। बहुत को कंफ्यूजन हुआ था, बहुतों ने 3 और 4 दोनों ले लिया था, लेकिन लास्ट में बीपीएससी इज द फाइनल बॉस, ओनली 4 के साथ गई। ठीक है, अब ये देखो बैंक्रप्सी। अब ये चारों स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू बैंक्रप्सी, चारों स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू बैंक्रप्सी। और वो जो आईबीबीआई वाला जो होता है, मोनाल में कवर्ड है, विजन के मैगजीन में कवर्ड है, बहुत जगह कवर्ड रहता था। ठीक है, तो वही, अब मुझे लगा कि ये दोनों पक्का एक्सचेंज होंगे, सेम थीम पे है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, मुझे लगा कि ये दोनों पक्का एक्सचेंज होंगे। ठीक है, और ये पता था कि 4 इज करेक्ट, तो मैंने 1 2 को ऑलरेडी गलत मान लिया था। एक तरीके से 1 और 2 को गलत मान लिया था, और 4 वाज 100% करेक्ट। तो अगर मैं 4 को 100% करेक्ट मानता हूँ, क्योंकि ये पता है कि आईबीबीआई रेगुलेटरी बॉडी होता है, तो आइदर दिस हैज टू बी आंसर, अगर दिस हैज टू बी आंसर। ठीक है, और मुझे 1 और 2, मुझे अगर मानो कि एक्सचेंज नहीं भी होता, तो मुझे, तो अगर मैं मानता कि ये दोनों सही, तो 1 and 2 बोथ हैज टू बी इन द ऑप्शन। दोनों का ऑप्शन, अगर दोनों सही होते तो दोनों का ऑप्शन में होता, या तो दोनों गलत है, मतलब तो मतलब एक, दोनों या तो साथ में रहेंगे या दोनों नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 2 अकेले हैं, तो इसको मैंने फिर ऐसे गलत माना, और ओनली 4 को टिक किया। तो ऐसे ऐसे करके मैं इस ऑप्शन पे पहुंचा था। ये पूछा है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था, 1956 में, ये स्टैटिक है, पता होना चाहिए। पीएलआई से रिलेटेड पूछा है, ये भी स्कीम है, देखो यहाँ पे भी कुछ स्कीम रिलेटेड पूछा है, यहाँ पे कुछ पॉलिसी स्कीम रिलेटेड पूछा है। तो स्कीम, इंडिया लेवल की स्कीम इंपॉर्टेंट हो गए, बिहार के तो उतना नहीं पूछा था जितना अभी आगे नहीं पता। इंडिया लेवल की स्कीम इंपॉर्टेंट हो गए। अब पीएलआई बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, हाँ। इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, सेक्टर मोबाइल फोन पे भी पीएलआई मिला है। ठीक है, इट हैज 2 कैटेगरीज एप्लीकेशन, नेमली ग्लोबल कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, ऐसा सुना नहीं कभी। ठीक है,
ये 8% इंक्रीमेंटल शायद कुछ इंसेंटिव मिलेगा, हाँ ऐसा कुछ था। बट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ना 6 ईयर वाला कोई लिमिटेशन नहीं था, किसी पे 2 साल किसी पे नहीं, यूनिफॉर्म 6 ईयर नहीं था। तो मुझे लगा 2 और 3 एक साथ, 2 और 3 सही है नहीं, 2 एंड 3 आर नॉट करेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन एक ही दिखा 2 एंड 3 यहाँ पे है, दोनों एक साथ नहीं है, मतलब 1 इज करेक्ट, ये पता था कि 1 इज 100% करेक्ट। तो 1 कांट बी द ऑप्शन, 1 कांट बी, बचा 2, मतलब 2 डेफिनेटली गलत है, 3 में 6 ईयर वाला गलत था। तो 2 एंड 3 वर द करेक्ट, मतलब ऐसे नॉलेज और एलिमिनेशन पढ़ के 2-3 चीज लगाओ, आंसर पे पहुंच जाओ। अब स्वामित्व स्कीम है, फिर से पॉलिसी, वहां पीएलआई था, यहाँ स्वामित्व है। अब ये बेसिक ये पता होना चाहिए कि, या मुझे कंफ्यूजन होता है इसमें, या तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती पे या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पे, लेकिन यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस था, मतलब 100% गलत हो गया। तो 1 हैज टू बी इन द ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। बचा 3 और 4। ये पता था कि लैंड पार्सल ड्रोन टेक्नोलॉजी से यूज कर रहा है ये लोग समृद्धि स्कीम में, ये मुझे पता था। मतलब 4 इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट, मतलब 4 कांट बी इन द आंसर। तो बचा 1 एंड 3। ठीक है। अभी फिनेंशियल इमरजेंसी से पूछा था। अब ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में उठा करके डाला गया डायरेक्टली, कोई भी इधर उधर नहीं है। तो इसमें आप जब दूसरा पढ़ोगे तो ये पता चलेगा, मनी बिल आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बट ये उल्टा है, मतलब एवरी मनी बिल हो या बजट हो, हैज टू गो टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो 2 इज रॉन्ग। ठीक है, 2 इज रॉन्ग यहाँ पे, 2 इज रॉन्ग ऑल ऑफ द अबव में 2 ऑटोमेटिकली, अगर 2 इज रॉन्ग तो मेरे सिर्फ अगर 2 भी पढ़ लेता 1 एंड 3 4 आ जाता, लेकिन तभी सारे स्टेटमेंट पढ़ना। मैं टाइम कम है इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग सारे स्टेटमेंट पढ़ना, जल्दी पढ़ना। लेकिन ये स्टैगफ्लेशन पूछा है, ये पता नहीं, मुझे इस पे डाउट है कि अगर स्टैगफ्लेशन हमने पढ़ा है कि भी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़ रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट कैसे से मुझे पता नहीं। बीपीएससी ने इसका आंसर ये दिया था, लेकिन मैं इसका शायद वो क्या याद नहीं क्या टिक करके आया था। आ, जो भी है इसका आंसर 1 2 3 4 बीपीएससी ने दिया था, देख लेना एक बार स्टैगफ्लेशन का। ठीक है, डेफिनेशन। इकोनॉमिक सर्वे, ये इकोनॉमिक सर्वे देखो ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, तो ट्रेंड वाले में ना एक चीज याद रखना, कि इकोनॉमी में कोई भी ट्रेंड ना, मतलब कंटिन्यूअस नॉर्मली नहीं रहता है। नॉर्मली किसी प्रोडक्शन का देखोगे या कुछ भी देखोगे, नॉर्मल नहीं होता है। मतलब एग्रीकल्चर का देखोगे, अगर वीट पूछा तो ऊपर जिगजैग ग्रोथ है, मतलब इस साल मानसून अच्छा है तो ज्यादा हो गया, अगले साल मानसून कम है तो डाउन हो गया। फॉरेक्स रिजर्व पूछो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करता है, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है। तो ये पूछा था एफडीआई से रिलेटेड, तो एफडीआई से पूछा था, इट हैज डिक्रीज ड्यू टू लेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ही पार्टिसिपेट करता है तभी तो एफडीआई आता है, तो ये गलत लग रहा है। और तो ये गलत लग रहा है, और ये लिखा इट हैज इंक्रीज कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल। एफडीआई पैंडेमिक के बाद कम आया है, ये याद रखना ओवरऑल उस टाइम, मतलब 2023 में। पैंडेमिक बाद, क्योंकि बिजनेस ऐसे डाउन था तो कम आ रहा था, तो ये स्टेटमेंट गलत है ये भी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग एनी फिनेंशियल ईयर, वही बताया ना, विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फिनेंशियल ईयर, बताया क्या, ऊपर नीचे हर साल होता है, कभी पिछले साल डाउन, विदाउट यहाँ पे स्ट्रीम है, तो ये भी गलत लग रहा है। इट हैज डिक्रीज ड्यू टू वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, हाँ कोविड के बाद वीक सिचुएशन था मार्केट में, तो 4 सीम्स करेक्ट। ठीक है, तो 4 करेक्ट लग रहा है, बाकी सब गलत लग रहे हैं, ओनली 4 के ऑप्शन में है, हाँ है। ठीक है। अब ये गया का पॉपुलेशन पूछ लिया था, ये डिलीट हुआ क्वेश्चन, क्योंकि मे बी जो भी पॉपुलेशन हो, मैंने भी छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को। अब ये पूछा नन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब नन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले का जो बजट होता था उसको दो में डिवाइड करते थे। प्लान बजट जो प्लानिंग कमीशन बनाता था, मतलब प्लानिंग कमीशन एडवाइस करता था, नन प्लान बजट जो लोग प्लान नहीं करते, मतलब जो हमारा सैलरी हुआ ये सब तो जो देना ही, वो सब वो होता है। तो अब देखो, इंटरेस्ट पेमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर पे हम प्लान कर सकते हैं, साइंस एंड टेक पे हम प्लान कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट हमें देना ही पड़ेगा, ये रिवेन्यू टाइप हो गया, तो ये पार्ट होगा, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का। ट्रू अबाउट नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन पूछा है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या नहीं होता है ये देख लो। इट है एक्सपांडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, हाँ ग्लोबलाइजेशन का काम ही वही है कि एक्सपैंड करेगा। इट हैज लेड टू बेटर फॉर एफडीआई, हाँ एफडीआई अगर तुम ग्लोबलाइजेशन में देख लो 1991 के बाद से तो एफडीआई बढ़ा है कंट्री में। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट
हमारा ज्यादा है इंपोर्ट से, पॉसिबल ही नहीं है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है। ये एफडीआई, वो तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट, अगर फिजिकल डेफिसिट का डेफिनेशन पता होगा तुम लोग को, तो ये काफी न्यूज में था, मैगजीन करंट अफेयर्स, और वो डाटा देते रहते हैं कि 5.9 है, 6.5 है, 3 तक, 4.5 है, वगैरह वगैरह। तो ये सब डाटा 2-3 साल से न्यूज में था, तो ये शायद ओनली वन वाज करेक्ट, ये 7.7 नहीं था कुछ भी। और हैज रेवेन्यू कलेक्शन ओवर लास्ट 2 years हैज गॉन डाउन। अगर तुम पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि तुम्हें जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों हैज इंक्रीज्ड। तो 3 कांट बी ट्रू, दिस वाज नॉट ट्रू, और ये डायरेक्टली मेंशन था बहुत सारे करंट अफेयर्स में, ओनली दिस वाज द आंसर। ठीक है, इकोनॉमी का ट्रेंड समझना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हिस्ट्री पे, 1857 का रिवॉल्ट क्यों फेल हुआ था, मिलिट्री सुपेरिटी था, रेबल्स यूनिफाइड प्रोग्राम उनके पास डिडोंट हैव, और देयर वाज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन। हाँ, सब बिल्कुल सही है, सब सही है, डायरेक्टली मेंशन रहता है बुक में। अब ये देखो, अब ये कोई बोलेगा कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए, मीर मीर बकवाल से इसका आंसर है। और 68 में एक बतख मियाँ से पूछा था, मीर बकलवाल से अभी पूछा है। तुम्हारा काम ये कि दोनों पीवाईक्यू बन चुकी है, अगर 70th बीपीएससी में आए तो तुम लोग ऐसे टिक कर देना। अभी इसका आंसर मीर बकवाल था, जो गांधी जी को क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग से बचाए थे। ठीक है। बखत मूवमेंट पीवाईक्यू है, बहुत फेमस है, स्वामी सजानंद सरस्वती, गांधी, चंपारण 1912। अगर ये बीपीएससी ना पूछे तो मर जाएगा बीपीएससी, तो ऐसा ही बात है। और ये क्रोनोलॉजी बताना इजी है, बना लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत है नहीं। लॉर्ड लिट्टन से क्या एसोसिएटेड नहीं था, ये आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिट्टन लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था रिपन के साथ। तो दिस वाज द आंसर। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड पूछा, याद रखना। ठीक है। 131 बैटल ऑफ बक्सर, टीटो ऑफ इलाहाबाद, कोई डाउट नहीं। डच क्राउन में लिखा है, मेरे नोट्स में लिखा है, अच्छे से देख लेना, बहुत सारा वो भेजा गया है। 1632 कहाँ आया, वो भी शायद लिखा होगा उसमें। अभी क्या है, हंगर स्ट्राइक सबसे पहले कहाँ गया था, हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद, वो इंडस्ट्री में किए थे, कॉटन मिल इंडस्ट्री में। ठीक है। बिहार केसरी किसको कहते हैं, बिहार केसरी राजेंद्र प्रसाद, मत मार देना, आंसर इसका श्री कृष्ण सिंह है। ठीक है, ये भी मेरे नोट्स में लिखा होगा, या फिर क्राउन में तो लिखा ही है। चंपारण मूवमेंट में क्या हुआ था, एड्रेस इशू कैसे किया गया था, एग्रीन कमेटी, हम लोग तो उसका एफजी स्लाइव जो चेयरमैन था, वहां से लेकर के 7 मेंबर थे, वो भी नाम याद किए थे, तो इजी क्वेश्चन हो गया। अ, और क्या है, अब ये है, ये तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पढ़ लेना, पूछता ही है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पता है, गोपाल कृष्ण गोखले है, आत्मीय समाज पता है, राधा मतलब A is 2 एंड C is 3, A to C3, A to C3। आगे हम लोग 50-50 पे। अब तत्व बोधनी सभा, ये B1 पे है, ये पता होना चाहिए, यहाँ तुक्का उक्का नहीं काम करेगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है। फिर से यहाँ नीचे वाला मत ले लेना, हर जगह वर्क नहीं करता है, ध्यान से वो दिमाग लगाना पड़ता है। ये अंबाबाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, शायद 9th या 10th एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 9th या 10th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये देख लेना। और ये आंध्रा है इसका आंसर शायद। ऐसा अटेंड मत करना, अभी इजी लग रहा है, उस टाइम एग्जाम हॉल में अचानक आया था, बहुत टफ था। ठीक है। और ये नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन सबको पता है, एंड्रयूज नहीं था, पैथुल और एमी अलेक्जेंडर आए थे। ये सेफ्टी वॉल पूछा है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कोई एक्सप्लेन करने वाला नीड नहीं है। कौन से कांग्रेस सेशन में हुआ था ये फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन, तो कराची सेशन है, सबको पता है। तो बस 140 हो गया, बाकी आगे का 10 मैथ है, मैथ में 10 में से कम 6 तो बना ही लोगे। और मैं वीडियो पॉज करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैथ्स छोड़ के डिस्कस करने के बाद हम लोग आ चुके हैं लास्ट वीडियो पे। 10 मिनट का ये लास्ट वीडियो होगा लगभग। तो इसमें मैं ये बताऊंगा, मतलब ये बताना है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब 140 में से मैथ्स को छोड़ करके, तो उस 140 में से लगभग तुम, मतलब टोटल अटेम्प्ट तुम्हारे मैथ्स लेके 120 से 130, इतने अटेम्प्ट्स जाने चाहिए।
मतलब इंक्लूडिंग मैथ्स। ये अटेम्प्ट तुम्हारा होना चाहिए। और उस अटेम्प्ट में से ये देखोगे तो जैसे मैंने मार्क किए थे, जो मैंने क्वेश्चंस को मार्क किया था, जैसे यहाँ पे लिखा था कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, ये इजी है, वगैरह वगैरह, ये सब, या कोई जो भी टफ है, ये जो मैंने मार्क किया था, वैसे क्वेश्चन लगभग 80 थे 69 पे। मतलब अगर कुछ वेरी करे तो 75 मान लो ऑन सेफर साइड। मतलब 75 क्वेश्चन, मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चन इजी साइड से थे। इजी कहने का मतलब क्या होता है? जो हमने स्टैंडर्ड बुक में डायरेक्टली कहीं से पढ़ा है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक में पढ़ा है, मतलब स्टैंडर्ड बुक कौन कौन से होते हैं नीचे लिस्ट दिखा दूंगा। स्टैंडर्ड बुक में पढ़ा है, वो पीवाईक्यू का पार्ट है, मतलब पीवाईक्यू से क्वेश्चन रेस किया गया है, तो वो होता है इजी क्वेश्चन, जिस पे लग तुम्हारी लगभग 90% एक्यूरेसी रहेगी। वो हुआ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो अगर मानो 75 आते तुम्हारे उसमें नेट, मतलब मानो 80 क्वेश्चन इजी आ गए ना, तो तुमको उसमें नेट 70 करना है। नेट 70 करेक्ट करना है, नेट मतलब माइनस, निगेटिव को माइनस करके, ठीक है। नेट 70 वहां करो। अभी भी तुमको लेकिन कट ऑफ 90 जा रहा है, तो 90 मानो 20 क्वेश्चन और चाहिए। वो 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? देखो ये याद रखना, लगभग आदमी फेल अगर कट ऑफ 90 जा रहा है, तो आदमी का स्कोर होता है 88, 89, 85, यही रहता है। तो वो खेला कहाँ होता है? वो खेला होता है मीडियम में। यहाँ पे 50 to 70% एक्यूरेसी के साथ स्कोर करना, और यहाँ पे जो टफ क्वेश्चन होते हैं, इसको नॉट नहीं अटेम्प्ट करना होता है, या अटेम्प्ट करना भी होता है तो 5, मैक्सिमम 5 से 7 इसको सही करना होगा। तो तुम्हारे पास 80 इजी क्वेश्चन रहेंगे, 35 मीडियम रहेंगे, और 25 टफ रहेंगे। तो मीडियम इजी में 90% एक्यूरेसी लेके चलना, मीडियम में 50 to 70%, ये तुक्का। और ये चीज तुमको टेस्ट सीरीज सिखाएगी। ये टेस्ट सीरीज सिखाएगी कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 50-50 तक कैसे पहुंचना है। 50-50 तक तो ट्राई करो कि पहुंच जाओ विथ नॉलेज बेस है। 50-50 तक नॉलेज बेस से पहुंचना, 50-50 के बाद कौन सा तुक्का लेना है, ए लेना है, डी लेना है, ऊपर वाला पे टिक करना है या नीचे वाले पे टिक करना है, या फिर जनरल स्टेटमेंट में टिक करना है, वो तुम्हारे टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस से आएगा बाबू। वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म कर जाता है ना, अपने दिमाग को काम रख के, वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग, यू डोंट हैव टू बी टॉपर इन दैट, ठीक है। और ये टफ क्वेश्चन जो होता है, टफ क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तुमने सभी बुक्स जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट पढ़ के जाएगा, मतलब घटना जैसे ये सारी बुक है, मतलब कौन से बुक, क्राउन पढ़ के जाओगे, बिहार समग्र पढ़ के जाओगे, बिहार फोर फैक्ट्स पढ़ के जाओगे, लक्ष्मीकांत पढ़ के जाओगे, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, इकोनॉमी का मृणाल पढ़ के जाओगे, साइंस का लूसेंट, एनसीईआरटी, घटना चक्र पढ़ के जाओगे, करंट का इन चारों में से कोई एक मैगजीन या दो मैगजीन पढ़ के जाओगे, तो ये हुआ स्टैंडर्ड। अगर वहां से क्वेश्चन आए, वहां से 100% तुमको सोर्स स्कोर करना है। मीडियम मतलब क्वेश्चन को टफ बनाया जाए, उसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को थोड़ा बहुत चेंजेस करके, ऑप्शन को टफ बना करके, वो मीडियम, वहां पे खेल खेलना है तुमको। और जो क्वेश्चन कहीं तुम पढ़ करके नहीं गए वो उसको टफ मानना, ट्राई करना, उसको छोड़ दो, वहां फ्री का नेगेटिव मत स्कोर करना। आराम से तुम्हारे स्कोर 90+ ही रहेंगे। उसके लिए तुमको कम से कम 120, मेरा एक्यूरेसी लगभग पिछले बार तो ठीक ठाक था, मतलब नॉर्मल एक्यूरेसी अगर तुम्हारा ओवरऑल 75% आता है, तो 120 क्वेश्चन में तो आई थिंक इस अबाउट 90 आ जाता है ये। तो 75%, 80% की एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। 69 का कट ऑफ ऊपर गया था नया पैटर्न होने के बावजूद, क्योंकि तुम देख सकते हो 80 क्वेश्चन तो इजी आ गए थे, तो उसमें कोई अगर 75 भी स्कोर कर दिया, ये बाकी बचे 75 उधर स्कोर कर देगा, मानो क्वेश्चन कट ऑफ 90 कैसे जा सकता है 69 का? इस 80 में से कोई मानो 70 स्कोर कर दिया इजी में, ठीक है। मीडियम मीडियम कितने थे? मीडियम 35 थे। इस 35 में से मानो कोई 15 स्कोर कर दिया, नेट का बात कर रहा हूँ, और उधर 5 कर दिया टफ में। 75, 5, 70, 10, 15, ये 90 ऐसे हो गए। और 10 में से मानो 5 या 5 उधर से, मतलब 105 तो बच्चा का नेट ऐसे बन जा रहा है ना। 105 बन रहा है, कितना बन रहा है, सॉरी, 20, 90, 95, 95, 95 नेट तो बच्चा का ऐसे बन जा रहा है इतना आराम से। और कट ऑफ कहाँ जा रहा है? जनरल का 90 बन जा रहा है, बाकी कैटेगरीज का तो थोड़ा कम ही है।
तो यही है, ये सब टेस्ट सीरीज दो। सोर्सेस यहाँ मेंशन्ड है। हिस्ट्री के लिए तुमको लूसेंट पढ़ना ही है। घटना चक्र लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन एमसीक्यू सारे रटे होने चाहिए, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए। और अगर ये सब पढ़, अगर स्पेक्ट्रम पढ़े हो वेरी गुड, पूनम दलाल पढ़े हो वेरी गुड, एनसीईआरटी पढ़े हो वेरी गुड, नहीं पढ़े हो तो लूसेंट घटना चक्र जिंदाबाद, बिहार का एडोटेरिया मैंने नोट्स ऐसे बना के भेजा है, वो सब पढ़ सकते हो। बिहार कोर फैक्ट्स फैक्ट्स जितना रटो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत क्लियर होना चाहिए, घटना चक्र उसका प्रैक्टिस कर लो तो काफी हद तक आर्टिकल्स वगैरह याद हो जाते हैं, जैसे 120 पूछ ही लिया था। कभी कभी अमेंडमेंट पूछ लेता है, कुछ ही पूछ लेता है। करंट का मैगजीन देख लो कौन सा पढ़ सकते हो। करंट फिर बचा ये ज्योग्राफी के लिए, उसके लिए तो एनसीईआरटी फिजिकल क्लास 11 वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भी है, घटना चक्र कर लो, मैप वैप भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है उससे, सारा विंड सिस्टम वगैरह सब कुछ क्लियर, जो भी पूछते बन जाए। प्रैक्टिस करो, वो सब जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, लेक होती है, वाटरफॉल होता है, वो सब अच्छे से रट लो। बिहार का भी इनफैक्ट बिहार के लिए तो क्राउन क्राउन पढ़ना पड़ेगा। इकॉन एनसीईआरटी मत पढ़ना इकोनॉमी के लिए, घटिया बुक है। तमिलनाडु देख लो या मुरनाल का हैंड आउट देख लो, इंपॉर्टेंट है तो वो सही है। साइंस के लिए एनसीईआरटी, लूसेंट, घटना चक्र, और कुछ नहीं। इतना हो गया ठीक है। और विजन का ईटी 365 का स्पेस पढ़ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे वही लगता है, स्पेस। और वो आई थिंक पहला उसका बायोटेक से शायद होता है, वो वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस फुल लेंथ टेस्ट, जिसका कोचिंग का मन करेगा, पढ़ने का मन नहीं करता है, टेस्ट ही उठा लो फुल लेंथ। यूट्यूब टेलीग्राम सब पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे तो भरा पड़ा है, तो भी उठा लो। तुम अपना कट ऑफ प्रिपरेशन याद दिमाग में बनाकर 110 पे मुझे 110 स्कोर करना, उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो 90 कट ऑफ कुछ भी नहीं लगेगा। और उसके बाद हाँ, एग्जाम हॉल में ट्राई करो। मैं क्या करता था, मतलब मेरा 20 to 30 मिनट्स में मैथ्स हो जाता था। मतलब 67 में तो 10 के 10 मैथ सही हुए थे, लेकिन 68 और 9 में मतलब 6 या 7 नेट सही हो रहा है। आ, क्योंकि रीजनिंग एक दो टफ आता है, तो भी आधा घंटा में वो, बाकी बच्चा 1.5 घंटा में कम से कम दो, 2 से 3 बार तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो 2 से 3 बार कि तुमको 150 मतलब 150, मानो कि पहले अटेम्प्ट में देखा तुमको इजी क्वेश्चन सारे बन गए, उसमें तुम्हारा मतलब 70 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिया वहां पे, फर्स्ट मतलब पहले बार में। बाकी बार में तुमको 70 क्वेश्चन थोड़ी देखने, बाकी में तो तुमको अगले वो बचे हुए 80 क्वेश्चन ही देखने हैं। उसमें से फिर 40 तुम्हारा निकल जाएगा, फिर उस 40 में से बाकी बचा फिर 20 ही 30 तो देखना है। तो ऐसा तो 2 3 बार ट्राई करो, ये तुम्हारे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सही आएगा। तो ऐसे करके अटेम्प्ट करो, और बाकी तो भगवान मर्जी है, देखते हैं क्या होता है तुम्हारे रिजल्ट का, हमारे रिजल्ट का। सब तो भगवान भरोसे ही है। ये पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, और देख लेना फिर। और कुछ नीड लगे तो बताना, रिव्यू कर देना, अच्छा लगा या ना लगा। ऐसे कहीं किसी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करना है, तुम ही लोग के लिए बनाया हूँ क्योंकि किसी ने बोला था बनाने के लिए, तो बना दिया हूँ। देख लेना, ठीक है तब। जब भी देख रहे हो ये वीडियो लास्ट वाला, उसके उसी हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब समझ लेना। ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट।